हेलो हेलो, हाँ ठीक। देखो सुनो, कौन कौन लोग इंटरेस्टेड हो वेक्टर के लिए? एक दो हाथ उठा लो। तीन। वेक्टर के लिए इंटरेस्टेड हो? ठीक है, तुम चार पांच लोग इंटरेस्टेड हो। देखो वेक्टर में हम लोग बस वही कर रहे हैं। इधर तुम लोग पीछे बाहर चले जाओ ना। वो रिसेप्शन पूरा खाली है, खाली पड़ा है, लेकिन बात मत करना। क्या कह रहे थे? हाँ, वेक्टर के लिए जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है बस वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, हर चीज़ नहीं डिस्कस कर पाएंगे, इतना टाइम है भी नहीं। ठीक। तो वेक्टर देखो, पहले हम लोग को इम्पोर्टेंट क्या पड़ता है? एंगल ऑफ द वेक्टर। वेक्टर इस तरीके से होता है। ठीक। ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसका हेड होता है, ये इसका टेल होता है। ठीक। ये कोई ए बी वेक्टर है, वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। ठीक है, ये क्या क्या होगा? कोई वेक्टर ए बी है, लेटर से इस टाइप का। ठीक। ठीक है। वेक्टर के पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। मॉड में अगर आ जाएगा तो मतलब कहने का मतलब है वेक्टर का लेंथ हम लोग बता रहे हैं। ठीक है। अगर मॉड में नहीं है, इस तरीके से है, यानी कि वेक्टर है, इसके पास लेंथ और डायरेक्शन दोनों है। लेकिन अगर मॉड में कर दिए तो यानी कि हम लोग को सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है। ठीक। वेक्टर को जैसे तुम लोग स्ट्रेट लाइन होता है उसको दो पॉइंट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ए बी, और ऐसे भी कह सकते हो, एल। ऐसे भी कह सकते हो ना? ठीक है। वैसे ही वेक्टर को हम लोग इस तरीके से भी कह सकते हैं, या तो वेक्टर ए कह सकते हैं, ये वेक्टर बी कह सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से भी वेक्टर कह सकते हैं। ठीक। वेक्टर ए का अगर वेक्टर ए ऐसे लिखा हुआ है, दैट मीन्स ये लेंथ और मैग्नीट्यूड दोनों बता रहा है। और वेक्टर बी है तो ये मैग्नीट्यूड भी बता रहा है, और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बता रहा है। ठीक है, यानी कि वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड ये है, और उसका डायरेक्शन क्या है? इस तरफ की, इस तरफ है। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ये है, उसका डायरेक्शन क्या है? इस तरफ। ठीक। अगर हमने ऐसे कह दिया तो यानी कि हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, सिर्फ वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। और ऐसे कह दिया यानी बी के डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी उससे मतलब है। ठीक है, ये बहुत बेसिक सी इंफॉर्मेशन है वेक्टर के बारे में। ठीक। बस इसमें तुमने क्या सीखा? कि अगर ऐसा कुछ रहेगा मॉड के अंदर में रहेगा तो हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है, यानी कि उसके लेंथ से मतलब है। ठीक। सेकंड, एंगल बिटवीन द वेक्टर। एंगल बिटवीन द वेक्टर, वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं? समझ लो, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है। ठीक है, ये मैंने ऐसे दे दिया, ये वेक्टर ए दे दिया, ये वेक्टर बी दे दिया। इसको मैं 120 डिग्री लिख दिया। तो एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी क्या है? एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी मैं पूछूंगा तो तुम लोग क्या बताओगे? 120 डिग्री बताओगे। ठीक है, लेकिन वेक्टर का एंगल निकालते कैसे हैं? वेक्टर का एंगल निकालते हैं, वेक्टर ए को ऐसे बना दो जैसे है, और वेक्टर बी का जो पूंछ है उसको पकड़ के ले आकर के इसके पूंछ पे ऐसे ज्वाइन कर दो। ठीक। तो ये ऐसे आ जाएगा, ये वेक्टर बी आ जाएगा। ठीक है, इसको टेल बोलते हैं और इसको हेड बोलते हैं वेक्टर का। ठीक। तो वेक्टर बी ऐसे हो गया, ये वेक्टर ए है। अब देखो इनके बीच की एंगल कितनी है? 60 डिग्री। ठीक। तो एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी क्या होगा? जब दो वेक्टर को टेल टू टेल ज्वाइन करेंगे तो उनके बीच का जो एंगल है उसको बोलेंगे एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी ये नहीं है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी कितना है? इज इक्वल टू 60 डिग्री। ओके। ठीक। अब समझ लो ऐसा कुछ दे दिया है, तुम लोग बताओ जरा एंगल बताओ, वेक्टर ए और वेक्टर बी। ठीक। हाँ, वेक्टर ए वेक्टर बी कितना एंगल है? वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इसमें कितना है? 120। इसमें? इसमें 60 डिग्री। ठीक है, क्या इसमें ये हो सकता है 300 डिग्री हो सकता है? हाँ, 300 डिग्री भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन हम लोग हमेशा वो एंगल लेंगे जो छोटा है, दो वेक्टर के बीच में जो छोटा है, यानी कि 180 डिग्री से कम होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया? दो वेक्टर के बीच का एंगल 180 डिग्री से कम होना चाहिए, तो वो जो कम वाला है उसको हम लोग कहेंगे एंगल बिटवीन द वेक्टर।
समझ में आ गया? अभी तक हमने दो चीज बस देखा है। वन क्या कह रही हो? अरे छोटा मतलब इन इसके बीच में आइदर तुम ये कह सकती थी 240 या 120 कह सकती थी, तो 120 हमने लिया। ठीक है, वो तो मैंने एक बता दिया कि इससे इससे 60 डिग्री बन रहा है, वो मैंने बता दिया बस एक। ठीक है, अगर इसको समझ लो नहीं बनाते ये तो हमने बता दिया कि इस हॉरिजॉन्टल से ये 60 डिग्री बन रहा है, अगर नहीं बनाते तो ये ऐसा बनता ना, तो ये 120 बनता और ये 240 बनता। ठीक है, अब तुमने दो चीज देखा है, एक मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर देखा है और दूसरा क्या देखा है? हाँ, एंगल बिटवीन द वेक्टर। दो चीज देखा है। ठीक है, कुछ कुछ भी अभी हमने नहीं देखा, सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, एंगल बिटवीन द वेक्टर देखे। अब हम लोग पढ़ेंगे रिजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, जो भी ट्रिग्नोमेट्री हम लोग पढ़े थे वो यहाँ पे काम आने वाली है। ठीक है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से पहले एक चीज मैं और बताऊंगा। हम्म, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स वाई और जेड ऊपर की तरफ आता है, जेड ऊपर की तरफ आता है ना? हाँ, एक्स वाई और जेड। ठीक है, यूनिट वेक्टर होता है एक चीज होता है जिसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं। यूनिट वेक्टर क्या होता है? ठीक, यूनिट वेक्टर क्या होता है कि वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1, वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1। यूनिट मतलब क्या? यूनिट मतलब 1। ठीक है, और वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड क्या लिख दो, वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है? 1 के बराबर, वही यूनिट वेक्टर होता है। ठीक, अब यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन क्या होता है? यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन, उसको क्या बोलते हैं? बताओ तुम लोग, पुराने लोग जो है। आई कैप। यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन को आई कैप बोलते हैं। यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन मतलब ये एक्स डायरेक्शन में पहले चल लो, और यूनिट वेक्टर मतलब जैसे तुमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करती हो ना, 1 2 3 ऐसे रिप्रेजेंट करती हो, तो ये आई कैप को रिप्रेजेंट कर रहा है, आई कैप। हम्म, ठीक है, यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन आई कैप, आई कैप से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, समझ लो आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना होगा? ये मैग्नीट्यूड हो गया 1, बस 1। मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1। ठीक है, और आई कैप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आई कैप रिप्रेजेंट कर रहा है ये इस डायरेक्शन में चीजें चल रही हैं, एक्स एक्सिस की तरफ। ठीक, वैसे यूनिट वेक्टर इन वाई डायरेक्शन क्या होगा? वाई डायरेक्शन, आई के बाद जे आता है तो जे कैप। ठीक, जैसे कि यहाँ पे भी तुम लोग क्या करते हो, 1 2 3 4 लिखते हो। ठीक, ये तुम्हारा हो जाएगा जे कैप, यूनिट वेक्टर। समझ में आ गया? ये जे कैप। और के कैप क्या होगा? इसकी तरफ, एक यूनिट वेक्टर। ठीक, समझ में आ गया? यूनिट वेक्टर इन जेड डायरेक्शन इज इक्वल टू के कैप। हो गया यूनिट वेक्टर। ठीक, इसी में देख लो एक। हाँ, मैग्नीट्यूड आई कैप का, जे कैप का और के कैप का क्या होगा? 1 के बराबर होगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड जो होगा वो 1 के बराबर होगा। ठीक, ठीक है। देखो, एक 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 चीज होता है इक्वल वेक्टर। दो वेक्टर को इक्वल वेक्टर तब कहते हैं, कोई दो वेक्टर को इक्वल वेक्टर कब कहेंगे? दोनों दोनों डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों बराबर हो। ठीक है, व्हेन देयर, क्या लिखे, देयर डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड आर सेम, जब उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों बराबर हो जाए तब दो वेक्टर को हम लोग इक्वल वेक्टर कहेंगे।
ठीक, एक इक्वल वेक्टर का नाम है, टर्म है एक, कि इक्वल वेक्टर क्या होता है। इक्वल वेक्टर वो होता है जब दो वेक्टर का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों बराबर हो जाए। ठीक है, तो अच्छा इस क्वेश्चन में बताओ, पिछले वाला क्वेश्चन में बताओ, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? क्या ऐसे लिख सकते हैं? हाँ, इसमें और इसमें क्या अंतर है? हाँ, और ये क्या डायरेक्शन बराबर है क्या? आई का और जे का बराबर है डायरेक्शन? तब ठीक है, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, मैग्नीट्यूड तो सबका बराबर है, वन वन, और के में भी वन। ठीक, लेकिन ये अपने साथ डायरेक्शन भी लिया हुआ है, तो ये डायरेक्शन क्या इस डायरेक्शन के बराबर है? हाँ, नहीं है ना। ठीक है, मैग्नीट्यूड भले बराबर है लेकिन डायरेक्शन बराबर नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया ना? ठीक है, तो ये तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। इज नॉट इक्वल टू, इज नॉट इक्वल टू, वेक्टर आई इज नॉट इक्वल टू वेक्टर जे कैप, एंड वेक्टर जे कैप इज नॉट इक्वल टू वेक्टर के कैप। बट बट दिस इज इक्वल, उनका मैग्नीट्यूड बराबर है, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो वन है लेकिन डायरेक्शन बराबर नहीं है। ठीक है, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में, ये दोनों बराबर नहीं है। ये दोनों बराबर कब होंगे? जब दोनों वेक्टर इसी डायरेक्शन में हो जाए, एक ही डायरेक्शन में हो जाए, तभी ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, समझ में आया? ठीक, तो हम लोग क्या क्या पढ़ लिए हैं? देखो, पहले में हम लोग ने सिर्फ देखा था मॉड ऑफ द वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। ठीक, मैग्नीट्यूड मतलब उसका लेंथ, लेंथ से मतलब है। ठीक, सेकंड में हमने देखा था एंगल बिटवीन द वेक्टर। एंगल बिटवीन द वेक्टर कैसे निकालते हैं? दोनों को टेल टू टेल ज्वाइन कर लिए तो उनके बीच का जो एंगल होगा वो एंगल बिटवीन द वेक्टर है। ठीक, तीसरे में हमने क्या देखा था? यूनिट वेक्टर देखा था। आई कैप, जे कैप और के कैप के बारे में एक स्मॉल इंट्रोडक्शन हो गया। ठीक है, अब हम लोग आएंगे थोड़ा सा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पे। समझ लो, ये वेक्टर ए है। ठीक, इसका मैग्नीट्यूड मैं दे दिया 20 और इसका एंगल दे दिया 30 डिग्री। ठीक, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इस वेक्टर का दो कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट होगा एक्स एक्सिस पे, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, ए हॉरिजॉन्टल, और ये इसको वर्टिकल बोलेंगे, ए वर्टिकल। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किसके बराबर, कितने के बराबर होगा? हम्म, cos 30, 60 कहाँ दिख रहा है? ए cos 30, ए cos 30 डिग्री तुम्हारा क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा। ए cos 30 डिग्री तुम्हारा हॉरिजॉन्टल, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा? ए ए साइन 30 डिग्री। 60 कहाँ से आ गया? ये 30 है ना, तो 60 क्यों बोले? वही तो कर रहे हैं, नीचे वाले को कॉस कर रहे हैं और उसके साइड वाले को, इसको अभी हम इधर शिफ्ट करेंगे तो इसके साइड वाले को साइन कर रहे हैं। सब डाउट लेकर के पड़ी हुई हो। हाँ, हाँ, क्या हुआ? ए कॉस 30 डिग्री, ए साइन 30 डिग्री, ए कॉस 30 डिग्री, ए साइन, यही यही बताया गया है। ठीक, अब इसी जो जो इधर वाला वेक्टर है इसी को हम लोग इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो हमारा क्या आ जाता है? इस वेक्टर का दो कंपोनेंट आ जाता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ए कॉस 30 डिग्री और वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा ए साइन 30 डिग्री। समझ में आ गया? ठीक, अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का वैल्यू क्या होगा? तुम्हें ए की वैल्यू रखनी पड़ेगी 20, साइन कॉस 30 डिग्री कितना होता है? हाँ, 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 क्या क्या हो गया? एक साथ इतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन रखना पड़ेगा याद? ठीक है, कॉस 30 डिग्री √3/2। ठीक, कट गया, इसकी वैल्यू आ जाएगी 10√3, 10√3 आ जाएगी। ठीक है, 10√3 आ गई। अब इसके साथ हम लोग लगा देंगे, अगर आई कैप हमने लगा दिया इसके साथ, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर दिया? ये रिप्रेजेंट कर दिया इस डायरेक्शन में। हाँ, ये मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर दिया, ये देखो ये मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर दिया, और ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर दिया। समझ गए? ये मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर दिया और ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर दिया। हम्म,
अब अभी इसका ये वर्टिकल कंपोनेंट तुम देखो, ठीक है। वर्टिकल कंपोनेंट के साथ हम लोग क्या लिखेंगे, साइन 30 डिग्री, ए साइन 30 डिग्री। हमेशा नहीं लिखेंगे, एंगल अगर ये दिया हुआ है तब इसके रेस्पेक्ट में लिखेंगे, ठीक है। हाँ, अभी अभी तुम 60 और 30 मत करो, अभी बस तुम इतना देखो कि ये 30 डिग्री है, तो इसके रेस्पेक्ट में हम लोग क्या लिख रहे हैं, ए साइन 30 डिग्री। ए की वैल्यू क्या है 20, साइन 30 कितना होता है, हाफ। तो ये कट के आ गया तुम्हारा 10। अब ये वैल्यू को तुम क्या लिखोगे, 10 जे कैप। जे कैप अपने आप में बता रहा है कि ये कहाँ की तरफ अलाइंड है, वाई की तरफ। और आई कैप बता रहा है ये कहाँ की तरफ अलाइंड है, एक्स की तरफ, ठीक है। तो कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस पे हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर पे, रिजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर भी कह सकते हैं इसको, ठीक। तो एंड में अगर तुम्हें लिखना हो वेक्टर ए को, तो वेक्टर ए को तुम लिख सकते हो 10√3 आई कैप प्लस 10 जे कैप। ये जो वेक्टर ए है, ये इन दोनों वेक्टर को मिला करके बन रहा है ना, एक वेक्टर इसको और एक वेक्टर इसको, इन दोनों वेक्टर को मिला के बन रहा है। तो इसको तुम लोग लिख सकते हो 10√3 आई कैप प्लस 10 जे कैप, वही 10√3 आई कैप प्लस 10 जे कैप। हो गया, ठीक। अब फिर से ऐसा ही करते हैं, एक क्वेश्चन करेंगे, इसको 20 ले लेते हैं। अब लेट अस से कि ये एंगल दिया हुआ है और ये एंगल समझ लो अल्फा दिया हुआ है, ठीक। देखो, ये एंगल दिया हुआ और ये एंगल समझ लो कोई अल्फा दिया हुआ है, ठीक है। और इसको भी 20 नहीं लिखते हैं, इसको भी हम लिखते हैं ए। ये लेटर से कोई वेक्टर ए है, ठीक, समझ रहे हो, ठीक है। ये कोई अल्फा दिया हुआ है, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या लिखेंगे, जैसे ये वेक्टर एक हॉरिजॉन्टल वेक्टर और एक वर्टिकल वेक्टर इन दोनों से मिलके बनी होगी। हाँ, ये वेक्टर जो भी है एक हॉरिजॉन्टल वेक्टर और एक वर्टिकल वेक्टर दोनों से मिलके बनी होगी, ठीक है। तो इस हॉरिजॉन्टल वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, इस हॉरिजॉन्टल वेक्टर को, हम्म, जो हॉरिजॉन्टल वेक्टर यहाँ पे होगा वो होगा ए साइन अल्फा। और ये वाला जो वेक्टर होगा, ये वाला यानी कि ये वाला जो वेक्टर होगा वो क्या होगा, हाँ, ए कॉस अल्फा, ठीक। तो कॉस और साइन कहाँ लगाना है इसको बहुत ध्यान से देखो। जो कंटेनिंग एंगल होगा, जैसे ये कंटेन कर रहा है ना इसके साथ, ठीक, तो इसका ये वाला कंपोनेंट के साथ हमेशा कॉस लगाएंगे। जैसे कि समझ लो कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, हम हमेशा किसको किसको वो करते हैं, हाइपोटेन्यूज को ब्रेक करते हैं, हाइपोटेन्यूज को ब्रेक करेंगे। तो इसके पास अगर इसके साथ लिख रही हो, इस एंगल के साथ लिख रही हो, समझ लो इस एंगल के साथ लिख रही हो, तो ये हो जाएगा, ये समझ लो हाइपोटेन्यूज है, एच कॉस अल्फा। एच कॉस अल्फा क्या देगा ये। अगर यही हाइपोटेन्यूज को इसके साथ लिख रहे हो, बीटा के साथ लिख रहे हो, तो ये लेंथ हो जाएगा एच कॉस बीटा। यानी कंटेनिंग एंगल के साथ अगर तुमने इसको ब्रेक किया कंटेनिंग एंगल के साथ, तो तुम्हें कॉस लगाना है, और नॉन कंटेनिंग एंगल के साथ साइन लगाना है, ठीक है। ये एंगल था इन दोनों के बीच में, इसके साथ हमने कॉस लगाया, और जो एंगल नहीं था इसके इसकी तरफ, उसके साथ हमने साइन लगाया, ठीक है। देखो पिछले क्वेश्चन में भी हमने यही किया था, इसके साथ ये कंटेनिंग एंगल था तो इसके साथ हमने कॉस लगाया, और ये नॉन कंटेनिंग एंगल था, इसके साथ हमने क्या लगाया, साइन लगाया। समझ में आ गया, ठीक। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझो कि कंटेनिंग एंगल के साथ हमेशा कॉस लगाएंगे, नॉन कंटेनिंग के साथ साइन लगाएंगे। तो तो अगर इस वेक्टर को लिखना होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, वेक्टर ए बराबर ए साइन अल्फा आई कैप, क्योंकि ये डायरेक्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आई की डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, आई का डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, हम्म।
समझ रहे हो? और ये कौन सा डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है? जे का डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो प्लस ए कॉस अल्फा जे कैप। थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा तुम लोग टाइम ले लो और देख लो, जितना अभी तक बताया गया उतना देख लो। तुम्हारा फिजिक्स कैसा हुआ था? पहले ठीक से फिर बकवास पे आ गई तुरंत। कितना है, मतलब कितना हुआ? 10 क्वेश्चन हुआ? हाँ, 50 क्वेश्चन आया था ना? हाँ, 50 में से बस 10। तुम्हारा 10 के अराउंड? हाँ, नहीं हमें कुछ प्रूव नहीं करना है। अब जैसे इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसकी इस तरीके से, आई कैप और जे कैप में रिप्रेजेंट कर दिए। ये जो वेक्टर था, ये वेक्टर ए था, इसको हमने आई कैप और जे कैप में रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, समझ में आया? ठीक। ईशान कितना, 10 क्वेश्चन भी नहीं हो पाया? अभी नंबर नहीं आया क्या तुम्हारा? अरे क्वेश्चन तो तुम्हारा यार आसान लग रहा है यार। नीट में तो हर क्वेश्चन कराया गया था क्लास में। नीट के पेपर में जितना भी क्वेश्चन दिख रहा है। तुम लोग पहले बायोलॉजी पढ़ते हो, बायोलॉजी करते होगे, फिर केमिस्ट्री पे आते होगे, उसके बाद। हाँ, ठीक है लेकिन। हाँ, नहीं नहीं नहीं, सबसे सबसे बेस्ट अप्रोच यही है, सबसे पहले बायोलॉजी करो क्योंकि बायोलॉजी, हाँ बायोलॉजी फैक्चुअल है ना। हाँ, और फिर केमिस्ट्री करो, सेकंड बेस्ट अप्रोच, फिर केमिस्ट्री करो, उसके बाद फिजिक्स करो। लेकिन नंबर तो तुम्हें यहाँ से भी लाने हैं क्योंकि फिजिक्स का 25% वेटेज है ना। फिजिक्स का 25% वेटेज है। और 720 का 25% कितना हो जाएगा? 180। तो बताओ, फिजिक्स में कुछ ना कुछ तो करना ही है। ठीक, समझ लो बायोलॉजी में, जूलॉजी बायोलॉजी और केमिस्ट्री मिला करके 540 नंबर भी ला रही हो, तो फिजिक्स में 100 नंबर तो अचीव करना है ना 640 के लिए। अब तीनों में 100 100% ला दी, तब फिजिक्स में फिर भी 50% चाहिए। कितने तक जाती है? मेरे ख्याल से 600 तक गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है ना, 600। गवर्नमेंट कॉलेज 650 के ऊपर मिलेगा। हाँ, जनरल की बात कर रहे हैं। जनरल में तो, जनरल में सिर्फ 650 के ऊपर। तो वही कह रहे हैं कि एटलीस्ट तुम लोग को फिजिक्स में भी 50% तुम्हें करना ही होगा। अगर अगर इन दोनों में 100% की तीनों सब्जेक्ट में 100% की एक्यूरेसी है, उसके बाद बता रहे हैं। चलो ठीक है, तुम लोग का क्वेश्चन देख के लग रहा है यार कि बहुत सारा क्वेश्चन तुम लोग कराया गया था। तुम लोग ने देख लिया? समझ में आया? ठीक। देखो, इधर देखो। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है,
और ये क्या होता है, नेगेटिव एक्स एक्सेस, ये पॉजिटिव वाई और ये नेगेटिव वाई। ठीक, इधर पॉजिटिव जेड होगा और उधर क्या होगा, नेगेटिव जेड। पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ अगर वेक्टर अलाइंड है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ अगर वेक्टर अलाइंड है तो प्लस आई कैप होगा, और निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ अगर वेक्टर अलाइंड है तो माइनस आई कैप। ठीक, बता रहे इधर पॉजिटिव जे कैप होगा और इधर निगेटिव जे कैप होगा। समझ में आ रहा है, इधर पॉजिटिव के कैप उधर निगेटिव के कैप। ठीक, देखो समझ लो ये वेक्टर है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर लेट अस से ये वाला है, और एक वेक्टर लेट अस से ये वाला है। इसको भी अलग बना देते हैं, अलग कलर से, पीले से कर लो। देखो, इसका रिजोल्यूशन करोगे, इसका रिजोल्यूशन करोगे तो ये प्लस आई कैप में आएगा। इसका दो रिजोल्यूशन होगा ना, एक पॉजिटिव एक्स की तरफ और एक पॉजिटिव वाई की तरफ। ठीक है, तो दो रिजोल्यूशन होगा, एक प्लस प्लस एक्स में आएगा और एक प्लस वाई में आएगा, यानी कि आई कैप और जे कैप दोनों पॉजिटिव होंगे। इसके लिए इसका रिजोल्यूशन करोगे तो आई कैप एंड जे कैप दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव आई कैप पॉजिटिव जे कैप। समझ में आ रहा है। ठीक, इसका रिजोल्यूशन करोगे तो क्या आएगा, इसके रिजोल्यूशन में आई कैप कौन सा आएगा, एक इधर गिरेगा और एक इधर आएगा। तो आई कैप क्या आएगा, निगेटिव आई कैप, और जे कैप किस में आएगा, पॉजिटिव जे कैप। ठीक है, इसका रिजोल्यूशन करोगी, इसका रिजोल्यूशन करोगी तो एक तो तुम्हारा इधर गिरेगा और एक इधर आएगा। तो ये कौन सा होगा, माइनस आई कैप। जो इधर की तरफ गिरेगा वो माइनस आई कैप होगा, और जो इधर की तरफ आएगा वो माइनस जे कैप। अगर ये वाला करोगे तो इसमें क्या क्या आएगा जल्दी से बताओ, इसका दो रिजोल्यूशन आएगा। हाँ, हाँ, माइनस पॉजिटिव आई कैप, निगेटिव जे कैप। इतना तुम्हें समझ में आया। क्यों लेट आए हो। नेक्स्ट नेक्स्ट करें। हाँ, मार्क्स कैलकुलेट कर लिया अपना कल का, कितने आए थे। हाँ, कितने आए थे तुम्हारे, 12 तो 16। 16 बहुत अच्छा, एवरेज तो 12 है ना, एवरेज 12 है। तुम लोग का कितना आया था परसेंटेज में, तुम्हारा 10%। अरे 3%। तुम्हारा वही, यानी कि तुम्हारा निगेटिव चला गया है क्या, तुम्हारा फिजिक्स में तो तुम कह रही थी 20 नंबर आया है, निगेटिव चला गया है मैथ और केमिस्ट्री में। नेक्स्ट पे है, ठीक है। समझ लो ये वेक्टर है 20, एंगल है 30 डिग्री। ओके, ये वेक्टर भी है अगेन 20, एंगल है 40, नहीं 45 नहीं रखते हैं, 60 डिग्री। ये वेक्टर सी है 10√2, एंगल है 45 डिग्री।
ये वेक्टर क्या बचा, ये बचा, ये वेक्टर डी है। क्या रख दें, 10 रख दो। और ये एंगल ले लो तुम 37 डिग्री। ठीक, ये चार चार चीज ऐसे दिख गया। अब तुम्हें वेक्टर ए और वेक्टर बी, वेक्टर सी और वेक्टर डी आई कैप और जे कैप के फॉर्मेट में लिखना है। आई कैप और जे कैप के फॉर्मेट में लिखो, दोनों को, सबको। वेक्टर ए बी सी डी को आई कैप और जे कैप के फॉर्मेट में लिखो। हाँ 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 हाँ, साइन कॉस बदल जाएगा। हाँ, मैं इन इन चारों में से कोई एक मैं बता दूंगा, कोई एक कौन सा ले बताओ। डी वाला लेते हैं। हाँ हाँ, तो ये डी का दो कंपोनेंट आएगा, एक आई वाला और एक जे वाला। आई वाला पॉजिटिव होगा और जे वाला नेगेटिव होगा। तो तुम लिखोगी डी के लिए, लिखोगी डी कॉस 37 आई कैप प्लस डी साइन 37 माइनस जे कैप। ये लिखोगी ना, आई कैप डी कॉस 37। तो ठीक है, डी की वैल्यू है 10, कॉस 37 कितना होता है 4/5, आई कैप माइनस जो जे है उसको माइनस इधर लेते हैं, -10 साइन 37 क्या होता है 3/5 जे कैप। तो ये तुम्हारा बन जाएगा 8 आई कैप -6 जे कैप। ये तुम्हारा वेक्टर डी है, ये तुम्हारा क्या है, वेक्टर डी। ठीक, इसी तरीके से हमें ए बी और सी को लिखना है। ए बी और सी को लिखो। हाँ, इसमें 15 में से 10। अरे वो लिखा रहता है, लेकिन सर वो प्रिंट करके देते नहीं है। हाँ हाँ, वो अगर तुमने ऐसे अटेम्प्ट कर दिया तो पहले 10 सवाल ही चेक होंगे। जो तुम्हारा नीट का पेपर होता है, उसमें दो सेक्शन होता है। एक सेक्शन में पीसीएम में तुम्हें 35 कंपलसरी करना होता है, 35 ये कंपलसरी होता है। एक में से 15 में से 10 करना होता है, 15 15 15, इसमें से कोई 10 करना रहेगा। समझ में आ रहा है, ये सेक्शन बी में। हाँ, 15 में से तुम्हें 10 करना होगा। और अगर तुमने, समझ लो तुमने किया है 12 कर दिया, ठीक है, तो पहला 10 ही चेक होगा, स्टार्टिंग 10 ही चेक होगा। भले अगर बाद का दो 11 12 तुम्हारा सही है, ठीक है, और स्टार्टिंग के 10 में से दो तीन गलत है, ठीक है, तो वो स्टार्टिंग का 10 ही चेक करेगा। नेक्स्ट पेपर से ये सब ध्यान देना। और अ, मुझे मुझे जहाँ तक लगता है, तुम लोग पेपर को एक बार री रीड किया करो, क्योंकि हर बार क्या होता है, ये लोग पैटर्न बदलते हैं। हर बार पैटर्न देखो, जेई का पैटर्न में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता है, किस किस सेक्शन में ज़्यादा नंबर रहेगा, किस सेक्शन में। तो इसलिए सेक्शन को एक बार अच्छे से पढ़ा करो कि क्या बोल रहा है, इस सेक्शन को पहले करने से के पहले क्या बोल रहा है। हाँ, क्या क्या, हाँ, एंगल के साथ होगा तो कॉस्ट लगेगा। हाँ 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 हाँ, साइन लगेगी। हाँ, तो क्या कौन सा कर रही हो बताओ, ए कर रही हो, सी कर रही हो। हाँ, तो सी करो, हाँ मैं बता रहा हूँ। यहाँ लेके करो, यहाँ लेके करो। तुम करो, तुम बी करो, बी करो। हाँ, ए नहीं, ए तो आसान है यार, ए तो आर्यन करेगा, आर्यन तुम ए करो। हाँ, बी करो।
कॉस 45 के साथ क्या रखोगी? कॉस 45 यानी कि इस साइड आ गया ना, इस साइड आ गया, तो क्या रखोगी, प्लस जे कि माइनस जे? हाँ लिखो। तुम ए करो, ए को रिजोल्यूट करो। हाँ पैटर्न सेम रहेगा लेकिन। कॉस 45 होगा 1/√2 और साइन 45 होगा 1/√2। हाँ बस माइनस तुम जे कैप कर दो। हाँ ठीक। 1/√2। हाँ आई कैप ठीक है, बस आई कैप। हाँ हाँ। अब इसको आई कैप आगे कर दो और जे कैप पीछे कर दो, काट पीट करके सही कर दो। देखें। हाँ ये सही है। कॉस 30 होता है √3/2। √3/2 इसको लिखो। देखें। हम्म। कॉस 60 होगा 1/2। 4/2 क्यों लिखे हो? 1/2। ठीक है। और साइन सही है। वो माइनस माइनस 10 आई कैप कर दो, उसको -10 आई कैप कर दो। 10 माइनस आई कैप तुमने लिखा है ना, -10 आई कैप कर दो। ठीक है। तो माइनस माइनस को इसके लिए 10 के आगे ले आओ, दोनों में माइनस। हाँ हाँ जे कैप सही है। हम्म। हम बोर्ड पे अब लिख रहे हैं, तुम लोग चेक करो आपस में। तो वेक्टर ए क्या हो जाएगा? 20 cos 30 आई कैप प्लस 20 sin 30 जे कैप। ठीक। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 20 cos 30 होगा √3/2। हाँ आई कैप प्लस 20 sin 30 होगा हाफ जे कैप। ये कट गया, यानी कि 10√3 आई कैप प्लस 10 जे कैप। बी होगा तुम्हारा, हाँ 20 cos 60 माइनस आई कैप प्लस 20 sin 60 जे कैप। ये हो जाएगा, cos 60 की वैल्यू डाल देंगे जो कि हाफ होगा। तो -10 आई कैप प्लस 10√3 जे कैप। ठीक है। सी को क्या लिखेंगे? सी का मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। 10 -10 आई कैप -10 जे कैप। ठीक है। ये समझ में आया? रिजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर हुआ। सी वाला सॉल्व कर दे। हाँ सी वाला हो जाएगा। अरे बात नहीं, बात करने को वो नहीं है। ये हो जाएगा -10 जे कैप -10 आई कैप -10 आई कैप -10 जे कैप। ठीक है। cos 45 होगा 1/√2 कट जाएगा आपस में। sin 45 होगा 1/√2 कट जाएगा आपस में। ठीक।
इसके बाद आएगा एडिशन ऑफ वेक्टर। समझ लो कह दिया कि एक वेक्टर ऐसा है, एक वेक्टर ऐसा है, ये वेक्टर ए की वैल्यू दे दिया 20, एंगल 30 डिग्री दे दिया, और वेक्टर बी दे दिया 20 और एंगल दे दिया 60 डिग्री। हमसे कह रहा है कि फाइंड वेक्टर आर, वेक्टर आर सच दैट, सच दैट वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। समझ लो हमसे ऐसा कह रहा है, तो हम क्या करेंगे, वेक्टर ए लिखेंगे, ठीक, किस में लिखेंगे, आई कैप जे कैप। वेक्टर बी लिखेंगे, किस में लिखेंगे, आई कैप जे कैप। इन दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है, तो करो इसको। नहीं 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 नहीं, पहले आई कैप और जे कैप में लिखो तो सही। अरे मैं वैसे लिखा हूं कि तुम लोग फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का भरो उसको। वेक्टर ए को आई कैप और जे कैप के फॉर्मेट में भरो, ठीक है। लिखो कुछ, वेक्टर ए को, हाँ हाँ बी वाला करो। ए हो गया, दिखाओ दिखाओ, कॉपी करते रहो, हाँ तुम करते रहो, मैं देख रहा हूँ। अरे जब ए कर दिए तो बी क्यों नहीं हो पाएगा यार। हाँ, उसमें समझना क्या है, जब ए हो गया तो बी क्यों नहीं होगा। कॉस कॉस 60 लो इधर वाला, आई कैप वाला, और साइन 60 लो जे कैप वाला। ठीक ठीक ठीक, अब वेक्टर बी लिखो। हाँ अब आई कैप को आई कैप के साथ जोड़ दो, और जे कैप को जे कैप के साथ जोड़ दो। हाँ, जैसे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या हो जाएगा, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और आई कैप इन दोनों को एक साथ जोड़ करके लिख दो, और जे कैप और जे कैप को एक साथ जोड़ करके इधर लिख दो, ठीक है। कॉस 60 होगा हाफ 1/2। वेक्टर भी लिखो, वेक्टर ए तो लिख दियो तुम, लेकिन इसको आई कैप भी तो लिखो यहाँ पे। +20 cos 60 जे कैप, cos 60 होगा +20 cos 60 होगा हाफ जे कैप।
ठीक है, ये तुम्हारा वेक्टर ए आ गया, वेक्टर बी भी लिखो। आई कैप और आई कैप, हाँ। जैसे कि ये 10√3 आया है और ये 10 आया है, तो यहाँ पे तुम लोग लिख दो 10√3 प्लस 10 आई कैप, ठीक है, प्लस ये कितना आया है और ये कितना आया है 10√3 जे कैप। ये बस लिख दो, वेक्टर आर लिख दो, जो रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा वो ऐसा बनेगा। बस यहां तक तुम लोग करके रुक जाओ। वेक्टर बी को तुम लिखोगे 20 cos 60 आई कैप प्लस 20 sin 60 जे कैप। हाँ, ये समझ में आ गया? ठीक। एक एक और कॉन्सेप्ट देखो। नहीं, बस बस यहीं तक छोड़ दो, छोड़ दो। ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट देखो। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर का क्या मतलब होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर का क्या मतलब होता है? हाँ, वैल्यू निकालना। ठीक है, सुनो इधर। जैसे समझ लो कोई वेक्टर है। नहीं, ठीक है, बस वहीं तक, वहीं वहीं तक करके छोड़ दो। ठीक। समझ लो कोई वेक्टर है, लेट अस से वेक्टर ए है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। मान लो कोई वेक्टर ऐसा है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए यानी कि ए की वैल्यू क्या होगी? √x² प्लस वाई स्क्वायर। कभी भी इस फॉर्मेट में दिया हो, ठीक। या लेट अस से वेक्टर बी तुम्हारा दिया है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, इस तरीके से दिया है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या हो जाएगा? समझ में आ गया? ठीक है, ये हो गया। हाँ हाँ हाँ, आगे बढ़े। समझ लो क्वेश्चन है, इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 10 आई कैप प्लस 6 जे कैप एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू 5 आई कैप प्लस 3 जे कैप। समझ लो ऐसा क्वेश्चन है, ठीक। एंड आर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड एस इज इक्वल टू 2a माइनस बी, देन फाइंड mod r and mod s। mod r and mod s, magnitude of r and magnitude of s। वेक्टर ए वेक्टर बी तुम्हें दे रखा है और आर दे रखा है कि आर क्या है और एस क्या है। नहीं नहीं नहीं, पहले पहले वेक्टर में सम करके उसके बाद मैग्नीट्यूड निकालो। पहले वेक्टर में सम कर लो। हाँ, देखो, जो रिजल्टेंट वेक्टर आर है वो इन दोनों वेक्टर का क्या है, समेशन है। ठीक, यानी मान लो, अच्छा देखो, वेक्टर ए कैसा होगा, कॉपी में बना के दिखा सकते हो वेक्टर ए कैसा दिखेगा? वेक्टर ए कैसा दिखे, कॉपी में बना के दिखाओ। हाँ, और वेक्टर बी कैसा दिखेगा? नहीं, वेक्टर ए कॉपी में बना के दिखाओ कैसा दिखेगा।
और वेक्टर बी कहाँ है तुम्हारा? हाँ ये सही है। हाँ वेक्टर है, देखो वेक्टर है किसका किसका समेशन है, 10 i कैप और 6 j कैप। ये 10 i कैप होगा और ये 6 j कैप होगा, तो वेक्टर ए कुछ ऐसा जाएगा। हाँ ये वेक्टर ए बन जाएगा, और वेक्टर बी कैसा बनेगा? तुम्हारा सही है। वेक्टर बी कैसा बनेगा? निगेटिव में क्यों जाएगा? 5 i कैप और 3 j कैप, यानी वेक्टर 5 i कैप और 3 j कैप, यानी वेक्टर भी कुछ ऐसा बनेगा। ये वेक्टर है और ये वेक्टर बी, तो रिजल्टेंट वेक्टर आर इन दोनों का समेशन है। हाँ तो वही है। ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर आर जो है उन दोनों का समेशन है। ठीक, तो रिजल्टेंट वेक्टर आर जो होगा वो कैसा होगा? जैसे वेक्टर ए के साथ वेक्टर बी को जोड़ दिए, वेक्टर ए वेक्टर दोनों अलग अलग हैं, इनको जोड़ दिए, ये वेक्टर बी हो गया। थोड़ा सा अच्छे से जोड़ते हैं। इस वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करोगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये वेक्टर था, इसको हमने पैरेलल पकड़ करके ऐसे शिफ्ट कर दिया, यहाँ पे ऐसे जोड़ दिया, ये तुम्हारा वेक्टर बी बन गया। ठीक, तो रिजल्टेंट वेक्टर आर जो होगा वो ये है, देखो ये वाला, इन दोनों को जोड़ता हुआ एक लाइन ऐसे जो गया है, वो रिजल्टेंट वेक्टर आर है। ये रिजल्टेंट वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। समझ में आ गया? हाँ, ये रिजल्टेंट वेक्टर आर है, हमें इसी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक, समझ में आ गया? ठीक है, देखो वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर आर जो है वो ए और आई कैप और जे कैप के फॉर्मेट में कैसा होगा? इन दोनों का आई कैप जोड़ दो और जे कैप जोड़ दो, तो आई कैप जोड़ोगे तो कितना बन गया? 15। तो रिजल्टेंट वेक्टर आर इज इक्वल टू 15 i कैप प्लस 9 j कैप। बस, अब रिजल्टेंट वेक्टर आर ही नहीं निकालना था, रिजल्टेंट वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड भी निकालना, तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? अरे 15 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, जो भी आंसर आएगा वो तुम अपना लिखिएगा। समझ में आ गया? ठीक, तुम लोग ये निकालो वेक्टर एस। हाँ तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? अरे मैग्नीट्यूड मतलब अभी बताया ना, ये मैग्नीट्यूड नहीं है, वो क्या है, ये मैग्नीट्यूड है ना, अंडर रूट। ठीक है, 15 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। हम्म, ये तुम्हारा ये है। अब एस है 2a, यानी 20 - 5 15। देखो गलत कर दी, जो हम्म, ये गलत है, वेक्टर एस तुम्हारा गलत है। ठीक, ए को पहले 2 से मल्टीप्लाई करो, उसमें से बी माइनस करो। तो ए को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगी, जैसे वेक्टर ए है ना, पकड़ो ये, तो 2 a कैप क्या 2 वेक्टर ए क्या होगा? 20 i कैप प्लस 12 j कैप। ठीक, वैसे अब करो। क्या कह रहे हो तुम? वेक्टर 12 - 3 9 नहीं, गलत है। हाँ इंटू पहले करो ना, वही। क्या हो गया, तुम लोग कभी गलती नहीं की हो क्या जीवन में? जो कॉन्फिडेंट के साथ झूठ झूठ बोले वो अच्छा सेल्समैन है। और अच्छे डॉक्टर भी ऐसे होते हैं, कॉन्फिडेंट के साथ झूठ बोलेंगे कि आपको ये बीमारी है। ठीक है, और जो डॉक्टर, तो समझ लो कोई मरीज गया, डॉक्टर देख रहा है इधर उधर, तो मरीज को लगेगा इस डॉक्टर कुछ आता ही नहीं है। हाँ, क्या कह रहे हो? नहीं नहीं नहीं, बी के साथ नहीं होगा, सिर्फ ए के साथ होगा। हाँ, ए के दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे 20 i कैप और 12 j कैप, और उसमें से बी माइनस कर दो, इसमें से बी माइनस कर दो। हाँ, तो माइनस माइनस वेक्टर बी क्या होगा? माइनस वेक्टर बी है -5 i कैप -3 j कैप, ये माइनस वेक्टर बी है। तो वेक्टर एस जो है 2 वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू 15 i कैप प्लस 9 j कैप।
और उसका मैग्नीट्यूड निकाल लोगे। मैग्नीट्यूड वही आ गया क्या मैग्नीट्यूड? अच्छा 15i क्या प्लस 9j क्या? समझ में आया? हाँ। क्या क्या? हाँ क्या दिक्कत है बताओ। अरे 15 का स्क्वायर 225 होता है, 225 होता है। 5 1 6। ठीक है। ये एस का भी मैग्नीट्यूड आ जाएगा और आर का भी यही मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ठीक। चलो एक चीज बताओ। मान लो वेक्टर ए ऐसा है। ठीक। अरे सुनो इधर। मान लो वेक्टर ए ऐसा है। ठीक, मैं पूछूंगा। मैं तुम लोग जरा कॉपी में बना के दिखाओ। माइनस वेक्टर ए बनाओ। माइनस 2a वेक्टर बनाओ। 2a वेक्टर बनाओ। ठीक है, ये 3 वेक्टर बना के दिखाओ। ये वेक्टर है, मान लो वेक्टर है ऐसे है, तो तुम्हें माइनस वेक्टर ए बनाना है कॉपी में। माइनस वेक्टर ए कैसा कैसा होगा? हाँ। नहीं। देखो, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है, तो माइनस वेक्टर ए मतलब इसी वेक्टर को उल्टा कर दो। ये माइनस वेक्टर ए रिप्रेजेंट करेगा। इसी वेक्टर को जस्ट उल्टा कर दो तो ये माइनस वेक्टर ए रिप्रेजेंट करेगा। ये वेक्टर ए है, तो इसको उल्टा कर दोगे, ये माइनस वेक्टर ए रिप्रेजेंट कर रहा है। नहीं, ऊपर वाले ब्लॉक में क्यों जाएगा? ऊपर वाले ब्लॉक में क्यों जाएगा? ना नीचे वाले में जाएगा ना ऊपर। सुनो पहले तुम इधर। माइनस के साथ जब भी इंटू कर रहे हो, यानी कि वेक्टर ने अपना डायरेक्शन चेंज कर दिया। हाँ, इस तरफ था, अब वो डायरेक्शन चेंज कर दिया, इस तरफ हो गया। ठीक है। -2a कैसा होगा? यानी कि वेक्टर ने अपना मैग्नीट्यूड को डबल कर लिया। ये -2a है। माइनस ए था, अपने मैग्नीट्यूड को डबल कर लिया, -2a। +2a क्या होगा? ये वेक्टर ए था, इसी डायरेक्शन में उसने क्या किया, अपने मैग्नीट्यूड को डबल कर लिया। ये +2a है। अ, हम्म समझ लो, एक वेक्टर है, एडिशन ऑफ द वेक्टर वापस करना है। एक वेक्टर ऐसा है 20i कैप, और एक वेक्टर ऐसा है 10√2 एंगल 45 डिग्री पे। ठीक। 10√2 है। एक वेक्टर ऐसा है, लेट अस से ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। तो फाइंड वेक्टर ए, फाइंड वेक्टर आर, फाइंड आर सच दैट आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। फाइंड आर, तुम्हें आर फाइंड आउट करना है, रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट करना है, सच दैट रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी।
हेलो हेलो, हाँ। क्या कर रहे हो? ये सब जमा हो जाएगा वो। हाँ, वो उससे देखते हैं, देखो कैमरा से देखते हैं सब। ठीक। मेरा दिक्कत नहीं है, तुम्हारा मोबाइल जब्त कर लेंगे फिर देंगे नहीं। हाँ। यहाँ से, यहाँ नहीं दिखता है, यहाँ से लग रहा है। अच्छा, यहाँ के बाद दिखता है। अच्छा, चलो सही है। बस बस बस। वेक्टर ए के साथ जे कैप है ही नहीं, बस 20 आई कैप है। और वेक्टर बी के साथ आई कैप और जे कैप है, मैं इसको भी तोड़ो। वेक्टर ए के साथ, अरे वेक्टर ए के साथ तुम्हारा, हाँ वेक्टर बी को तुमने तोड़ दिया, ठीक है। अरे तुमने वेक्टर वेक्टर ए और वेक्टर बी मिक्स कर दिया है। देखो, वेक्टर वेक्टर ए के साथ कोई एंगल ही नहीं है, डायरेक्टली 20 आई कैप पे है ना। तो डायरेक्टली हम इसको 20 आई कैप लिख सकते हैं, खत्म। इसके साथ जे कैप है क्या? कोई जे कैप दिख रहा है? नहीं, खत्म। हो गया, वेक्टर ए तो खत्म। नहीं, वेक्टर बी लिखो, वेक्टर बी को क्या लिखोगे? 10√2। हाँ हाँ हाँ, cos 45 लिखोगे। cos 45 आई कैप प्लस 10√2 sin 45 जे कैप। तो वेक्टर बी हो जाएगा 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप। वेक्टर बी ये हो जाएगा। ठीक। तो वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर ए प्लस बी क्या आ जाएगा? इन दोनों को जोड़ दो। हाँ, प्लस 10 जे कैप, 30 आई कैप प्लस 10 जे कैप। समझ में आ रहा है? देखो, समझ में आ गया? इन दोनों को जोड़ दिए, इसको और इसको जोड़ दिए 30, और इसके साथ 0 जे कैप था, तो 10 और ये 10। देखो, एक और तरीका है एडिशन ऑफ द वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए। मान लो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, इनके बीच का एंगल है मान लो थीटा। इनके बीच, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, इनके बीच का एंगल है मान लो थीटा। ठीक है। और तुम्हें रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है सच दैट रिजल्टेंट इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अरे, बात बात कम करो। रिजल्टेंट इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तुम्हें लेटर से ये फाइंड आउट करना है। यानी कि तुम्हें इसका लेंथ फाइंड आउट करना है, इन शॉर्ट तुम्हें इसका लेंथ फाइंड आउट करो। ठीक। तो ये तुम्हारा वेक्टर ए है, ये तुम्हारा वेक्टर बी है। देखो, इस वेक्टर बी को, अच्छा देखो, ये रिजल्टेंट का लेंथ, क्या अगर हम इसको राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे बना दें तो, ये पीले वाले उसको देखो। अरे, बातचीत कम करो। ये पीले वाले ट्रायंगल को देखो। क्या क्या इसको हम दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर बराबर दिस स्क्वायर लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं ना। ठीक। ये लेंथ तो तुम्हारा ए है, ये तुम्हारा बी है। ठीक। बी का ये कंपोनेंट कितना होगा? 30 कहाँ से आ गया? बी का ये कंपोनेंट कितना होगा? ठीक ठीक। बी का, वेक्टर बी का ये कंपोनेंट कितना होगा? वैल्यू बताओ उसकी। वेक्टर बी का ये कंपोनेंट कितना होगा? हाँ, बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा। आई कैप तुम लगा सकते हो, ठीक है, लेकिन हम लोग लगाएंगे नहीं। ठीक है। अच्छा, बी का ये कंपोनेंट कितना होगा? बी साइन थीटा। क्या अब मेरे पास ऐसा ट्रायंगल बन गया है? क्या मेरे पास ऐसा ट्रायंगल बन गया है जिसमें ये लेंथ है ए, ये लेंथ है ए प्लस बी कॉस थीटा, और ये लेंथ है बी साइन थीटा। और तुमसे ये पूछा है इसका लेंथ फाइंड आउट करो, यही तो पूछा है ना। ठीक। तो क्या करेंगे, इसको ले, इसको रिजल्टेंट ले लो।
तो रिजल्टेंट का स्क्वायर हम लोग लिखेंगे ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। क्या ऐसे लिख सकते हैं? हाँ ठीक है। अब इसको जरा सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो क्या आएगा इसको जो, हाँ अरे 2ab cos थीटा कहाँ गया? 2ab cos थीटा, इसको और इसको तुम क्लब करके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। क्लब मतलब ज्वाइन कर दिए। बी स्क्वायर था, बी स्क्वायर था, बी स्क्वायर कॉमन कर दिए, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक। अब इसी को क्या तुम ऐसा लिख सकते हो, इसी को आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमेशा 1 होती है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमेशा 1 होती है। तुम लोग कॉपी में नोट डाउन कर लेना, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 ऑलवेज। तो 1 कहाँ जाएगा? 1 वो हमेशा ओमिटेड रहता है ना। हाँ समझ में आ गया? तो रिजल्टेंट हमें यहाँ से क्या याद करना है? रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक। रिजल्टेंट का एक और फॉर्मूला होता है, रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अगर दो वेक्टर ए और बी हैं, उनके बीच का एंगल थीटा है, तो रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो इसको यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर करेंगे।